जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं और इस सामाजिक विज्ञान की क्लास में हमारा टॉपिक है इतिहास, हिस्ट्री। हम लोगों ने इस सब क्लास में करना है और ये हमारी 4th क्लास है। आप देख सकते हैं ये 4th क्लास है। क्लास 6 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का जो है कॉम्बिनेशन और फुल निचोड़ करवा रहे हैं, जिससे कि आप सभी को बेनिफिट दोनों बुक्स का एक साथ मिल सके। ठीक है, और ये जो है विद्यालय एजुकेशन चैनल पर करवाया जा रहा है, तो सभी लोग जो है विद्यालय एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 4, क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। जो हमारे पुरातत्व, आप देख सकते हैं जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे, उनसे हमें किताबें और जो खबरें मिली हुई है वो हमें क्या बताती हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग जो है लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करिए। और इन सभी का पीडीएफ भी अभी तक जो है आपके टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप वहां से इनका सैंपल भी देख सकते हैं। तीनों क्लास का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसके पिछली वाली क्लासों का। ठीक है, और अगर आपको जो है फुल सिलेक्शन किट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे भी आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। सबसे पहली हेडिंग है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। वेद 4 है, आप सभी को पता है 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन सबसे पुराने वेद की बात करेंगे तो वो है आपका ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, इन्हीं को हम ऋचाएं भी बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें सूक्त कहा गया है, और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, देखा जाए तो 1028 सूक्त हैं, आप याद रख सकते हैं। नंबर अगर आप याद करना चाहते हैं तो टोटल 1028 सूक्त हैं। सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अगर कोई देवता है तो 3 देवताओं का बहुत ज्यादा उल्लेख है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक जो है पौधा है। याद रखेंगे सोम क्या है? एक पौधा है। सोम मतलब एक तरह से जो अमृत, सोम एक अमृत पेय पदार्थ है। ठीक है, जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों के इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो इनके आचार्य होते थे उन्होंने जो है विद्यार्थियों को इनके जो अक्षरों और शब्दों को जो है वाक्यों में पिरो करके, वाक्यों में बांट करके और इन्हें एक अच्छा सा वाक्य बनाकर, एक अच्छा सस्वर पाठन के द्वारा इनको इन्हीं प्रार्थनाओं की रचनाओं को जो है कंठस्थ याद करवाते थे इनके आचार्य। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। याद रखिएगा पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें साथ में सम्मिलित हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा है कैसी है? वैदिक संस्कृत या प्राग संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रावण किया जाता था। ठीक है, ना कि पढ़ा जाता था। याद रखिएगा ऋग्वेद का हम लोग पहले जो है उच्चारण होता था और उसको फिर जैसे आचार्य के द्वारा, जो वहां के गुरु थे, आचार्य थे, उनके द्वारा उच्चारण किया जाता था और वह उनके शिष्यों के द्वारा इसको श्रवण किया जाता था, फिर और पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि उस समय पर इसको जो है लिपिबद्ध नहीं किया गया था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। याद रखिएगा 200 साल पहले ये इसका जो है काम हुआ है, उनकी रचना का। याद रखेंगे रचना का काल 200 साल पहले हुआ है और ये जो है 3500 साल पहले जो है आए हैं। याद रखिए 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचनाओं का विकास हुआ है। इसी को हम श्रुत ज्ञान की संज्ञा भी देते हैं कि जो है आचार्य वहां के सुनकर पहले बोलते थे, फिर उनके शिष्यों के द्वारा उसको सुन करके याद किया जाता था, फिर उनके शिष्यों के द्वारा जो आचार्य बनते थे। मतलब ऐसे परंपरा चलती आ रही थी, गुरु से शिष्य, शिष्य से गुरु, गुरु से शिष्य, ऐसे। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित था।
अब हम बात करेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलज के बीच संवाद का एक सूक्त मिलता है। मवेशी, घोड़े और रथ, इनकी बात करेंगे तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों जो खासकर पुत्र है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। मतलब पुत्रों की प्राप्ति के लिए जो है वहां पर ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं भी हैं। घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने फसलों को उपजाया जा सकता था, उन सभी के लिए जो है यहाँ पर लड़ाइयां भी होती थी। ठीक है, युद्ध होते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, आहुति मतलब यज्ञ में जो हवन करते थे ये लोग, उसमें जो ये लोग आहुति देते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कि लोगों की जो है कौन कौन से विशेषता बताते थे, इसके बारे में देखेंगे। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों में से कौन थे? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को भी देखो। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान भी करते रहते थे। दूसरे लोग राजा थे। पहले लोग जो है पुरोहित थे और दूसरे राजा थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकलता है, याद रखिएगा। एक तरफ पुरोहित और राजा और दूसरी तरफ जन और विश। ठीक है, विश से वैश्य। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। पुरुष पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, पुरु विश, पुरु भरत और यदु और इन जो है प्रमुख इनमें नाम है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे तथा अपने विरोधियों के दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग हो थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास जो स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में जो है दास शब्द का मतलब क्या होता है? गुलाम हो जाता है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। अब यहाँ पे बात करें खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ये देखिए आप पूरा ना ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी में से जो है ना, यहाँ पे अब आपका बेस के लिए ये सब समझाया जा रहा है। आपका बेस क्लियर होगा तो आगे की जितनी भी 7th 8th और 9th 10th की जो बुक्स हैं उनका अच्छे से आपको समझ में आएगा। शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, तो महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे और महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, जैसे कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही जो है एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि जमीन के नीचे जो है कब्रों को भी दर्शाया गया था। फिर अगला है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है
तो जो है याद रखना है आपको, मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है दफनाया जाता था। वो भी खास किस्म के, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो होती है, उनके नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। इनके जहां पे इनको दफनाया जाता था वहां पे ये सभी सामान प्राप्त होते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना कि जो है उस समय लोगों में कितनी असमानताएं व्याप्त थी। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कि कौन कितना मतलब अमीर है, कौन कितना गरीब है, उस टाइम के अकॉर्डिंग किसके पास कितना धन था, ये इस चीज को दर्शाता है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, ये बताना है। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं और वो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने में दोबारा आ सकते थे। अगला है इनाम गांव भीमा की सहायक नदी। घोड़ के किनारे जो इनाम गांव भीमा की सहायक नदी है, घोड़ के किनारे एक जगह है और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव से एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, ये आपको याद रखना है। इस तरह से कुछ इन लोगों को दफनाया जाता था और इनका सर जो है उत्तर की ओर रहता था, याद रखिए। और इनाम गांव से ऐसा एक जो है घर भी मिला है, जहां पर 5 कमरों वाले मकान के आंगन में एक व्यक्ति को 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में, जैसे आप देख सकते हैं ऐसा कोई मतलब संदूक रहा होगा और इसमें जो है उस कंकाल को दफना दिया गया था। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। तो इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। और गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, शुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। अर्थात यहाँ पर जो है ये सभी जो खाने पीने की चीजें थी, इनको भी इनके द्वारा एकत्र किया जाता था और शिकार किया जाता था। इन सभी जितने भी जानवर हैं सभी का एकत्र जो है शिकार करके ये लोग एकत्र कर लेते थे खाने के लिए। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपके जो है क्लास खत्म हो गई यहाँ पे और अब हम जो है एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे जिससे कि आपका पूरा रिवीजन अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है कंप्लीट रिवीजन इसी क्लास में हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के वार्तालाप सूक्त के संदर्भ में इतिहासकार के अध्ययन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ऐसे ही इस टाइम पे आपके बीपीएससी टीआरयू 3 में क्वेश्चन बने थे और ऐसे ही बनेंगे बार बार, याद रखिएगा। इसमें बताना है तो इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां ऋषियों को स्वयं ज्ञान प्रदान करती थी। ठीक है, अब ये बताना है कि इतिहासकार के अध्ययन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां केवल गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। ठीक है, फिर है आपका, इसलिए नदियों की तुलना केवल गायों से की गई। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का
चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है सही उत्तर का चयन करना है। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां ऋषियों को स्वयं ज्ञान प्रदान करती थी। ये गलत है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां केवल गायों को ही बहुत महत्व दिया जाता था। ये बात भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ गायों को महत्व दिया जाता था। ये गलत है। ठीक है, फिर इसलिए नदियों की तुलना केवल गायों से की गई, ये भी गलत है। नदियों की तुलना केवल गायों से नहीं हुई है। इसके उपयुक्त में से सभी कथन जो है गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहां ये नदियां बहती हैं, ना कि स्वयं ज्ञान देती हैं। वो यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, ना कि केवल गायों को। याद रखिए, केवल गायों को नहीं, घोड़े और गाय दोनों को। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई, ना कि केवल गायों से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लगभग 150 वर्ष पूर्व ऋग्वेद को सर्वप्रथम छापने में उपयोग की गई पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन कौन सी जो है, कौन सी पांडुलिपि जो इसमें छापी गई थी, ये बताना है। ठीक है, भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि गुजरात से प्राप्त की गई थी। नहीं, ये गलत है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया था। यह कथन एकदम सही है। फिर है आपको, यह पांडुलिपि साबरमती आश्रम गुजरात के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये कथन भी गलत है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो सिर्फ और सिर्फ जो है पांडुलिपि को देखकर ही अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया, ये तो बात सही है। केवल 2 इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह जो पांडुलिपि है कश्मीर में पाई गई है। याद रखिएगा, इसमें बहुत बार पूछता है कि भुज वृक्ष की जो छाल है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये कश्मीर से प्राप्त हुई थी और ना कि गुजरात से। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ना कि साबरमती आश्रम में। ठीक है, ये पुस्तकालय याद रखिएगा और गुजरात के पुस्तकालय में भी याद रखिएगा, ये गुजरात के पुस्तकालय में भी सुरक्षित है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में ये जो है पांडुलिपि सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है, ये बताना है। इन नदियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंध और इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं, अभी आपको जस्ट बताया था कि इसमें जो है कौन सी नदियां शामिल थी। गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, सभी नदियां इसमें जो है शामिल हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। महापाषाणी कब्रों से निम्नलिखित में से कौन से सामग्री प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार और हथियार, ये जो है आपका सही है। ठीक है, लोहे के औजार हथियार प्राप्त हुए थे। घोड़ों की कंकाल और घोड़े के लिए सामान, ये भी प्राप्त हुआ था। फिर पत्थर और सोने के गहने, ये भी प्राप्त हुआ था। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के खिलौने, ये प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये जो है 1 2 3 इसका राइट हो जाएगा। केवल बी आंसर 1 2 3। ठीक है, महापाषाणी कब्रों से लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और घोड़े के लिए सामान, पत्थर और सोने के गहने एवं खास किस्म के मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, ना कि बैलगाड़ी तथा भैंसा गाड़ी के खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनाम गांव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से गेहूं, जौ, चावल, दाल, मक्का और टमाटर के बीज मिले हैं, ये बताना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पे गेहूं, जौ, चावल के तो मिले हैं, मक्का और टमाटर ये नहीं मिले हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है आपका, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, ये सही है। यहाँ से घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली और डायनासोर की हड्डियां भी मिली हैं, ये कथन भी आपका जो है घड़ियाल, कछुआ ये गलत है, उनकी नहीं मिली है। फिर यहाँ कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अभी बताया था आपको, बेर, खजूर ये सब यहाँ पे एकत्र किया जाता था, इन्हीं को रसभरियां बोलते हैं। तो 2 और 4 इसका सही है। केवल बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 4। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, ना कि मक्का और टमाटर के। यहाँ पे मक्का और टमाटर के जो है बीज नहीं मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़,
चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली आदि की हड्डियां भी पाई गई हैं। यहाँ पे डायनासोर की हड्डियां नहीं पाई गई है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है महिलाओं का कटी प्रदेशीय कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये तो आपका जो है सही है, जो महिलाओं का कटी प्रदेश जो है या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है, सही है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश से कूल्हा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, यह बात भी एकदम सही है। तो इसका ए और आर दोनों सही है और जो इसका रीजन है, कारण है, ये भी जो है सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कंकाल लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश से कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है और ए और आर दोनों सही है। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप सभी को अगर क्लास पसंद आई है तो सभी लोग जो है क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग जो है लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप जो है सर्च भी कर सकते हैं विद्यालय एजुकेशन डाल करके आप जो है टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। वहां से भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है, अगेन जो है सभी लोग जो है पुनः लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।